जिनको जिनको ज्वाइन करना है मुझे लगता है ज्वाइन कर चुके होंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। सीसीए रूल को हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। एकदम बेसिक से सवाल से लेके जो जो मोटा मोटी एग्जाम पे पूछा जाता है सारा हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। पहला सवाल है सबसे इम्पोर्टेंट, टोटल हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर। सीसीए रूल में सब लोगों को जवाब देना है, जो भी जुड़े हुए हैं, मधुस्मिता और बाकी लोग फटाफट से जवाब दीजिए। किशोर, बांटी और बाकी लोग, सोनी, फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए जितना टाइम लगाइएगा उतना टाइम हमारा बर्बाद होगा। विशाल, वेरी गुड। तो टोटल हमारा सीसीए रूल को अगर हम देखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना है, तो टोटल 9 पार्ट है। टोटल कितना रूल है फटाफट भट्ट जी बताइए, जयप्रकाश। टोटल नंबर ऑफ रूल कितना है, टोटल 35 रूल्स इसमें अवेलेबल है। अच्छा, सीसीए रूल आपका लागू कब से हुआ था, द डेट फ्रॉम विच दिस रूल हैज़ कम इन टू फोर्स। कौन सा तारीख से ये रूल आपका लागू हुआ था, फटाफट से बताइए। 1/12/1965, 1/12/1965, वेरी गुड। 1/12/1965 से ये रूल आपका लागू हुआ था, है ना। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग अगला, ये रूल किसके किसके ऊपर लागू नहीं होगा। सीसीए रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू, ऐसा 3-4 ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए, 4 सर्विसेज का नाम बताइए जहाँ पे सीसीए रूल लागू नहीं होगा। ऑल इंडिया सर्विस एक हुआ, रेलवे एक हुआ, और बताइए। रेलवे, ऑल इंडिया सर्विस, डिफेंस वाला बिल्कुल रेलवे के ऊपर लागू नहीं होगा, ऑल इंडिया सर्विस के ऊपर लागू नहीं होगा, है ना। डिफेंस जो है, डिफेंस के ऊपर लागू नहीं होगा, बट सिविलियन इन डिफेंस एम्प्लॉय इनके ऊपर लागू होगा कि नहीं बताइए। सिविलियन इन डिफेंस एम्प्लॉय, डिफेंस सर्विस, इसके ऊपर लागू होगा कि नहीं, बिल्कुल इनके ऊपर लागू होगा। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लागू होगा कि नहीं बताइए। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लागू होगा कि नहीं, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लागू नहीं होगा। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट यानी कि जीडीएस के ऊपर सीसीए रूल लागू होगा कि नहीं, नहीं होगा, है ना। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स, मंथली रेटेड स्टाफ पेड फ्रॉम द कंटीजेंसी, जिनको कंटीजेंसी से, जो भी कंटीजेंसी दे के 2-3 पॉइंट दिया गया कि मंथली रेटेड स्टाफ और डेली रेटेड स्टाफ, जो भी आपका कंटीजेंसी से पे किया जाता है उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा, है ना। फिर यहाँ पे डिफाइन किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, है ना। तो आप बताइए क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट में कितने प्रकार के पोस्ट के बारे में बताया गया। टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोस्ट आर देयर। जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ, बिल्कुल 4 नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट जब हम देखेंगे तो 3 प्रकार का पोस्ट हमको यहाँ पे बताया गया है। 3 प्रकार के पोस्ट के बारे में यहाँ पे हमारा बताया गया। हमारा सर्विसेज कितने प्रकार का बताया गया, फटाफट से बताइए। टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर देयर। अगर हम सीसीए रूल का बात करें, टोटल कितने प्रकार सर्विसेज के बारे में बताया गया। कहाँ गया उसे ढूंढो फटाफट से। टोटल सर्विसेज 4 प्रकार का बताया गया। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, जनरल सेंट्रल सर्विस, इसके बारे में कौन सा रूल में बताया गया। जनरल सेंट्रल सर्विसेज के बारे में कहाँ पे बताया गया, बिल्कुल रूल नंबर 7 जो है इसमें जनरल सेंट्रल सर्विसेज के बारे में बताया गया, ठीक है। अच्छा, सीसीए रूल के शेड्यूल में जिन अथॉरिटी का, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और अपॉइंटिंग अथॉरिटी का उल्लेख नहीं है, उस सर्विस को हम लोग किस नाम से जानते हैं। सीसीए रूल के शेड्यूल में जो आपका सर्विसेज या पोस्ट जो है डिफरेंट, जिनके अपॉइंटिंग या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के डिटेल्स नहीं है, किस नाम से जानते हैं। अभिजीत जी, सोनी, संजीव, मधुस्मिता, बिल्कुल उनको हम जानते हैं जीसीएस नाम से, जाने के जनरल सेंट्रल सर्विसेज के नाम पे, ठीक है। कहाँ पे बताया गया, रूल नंबर 7 पे इसके बारे में बताया गया, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए
ग्रुप ए जो सेंट्रल सिविल पोस्ट का ग्रुप ए का जो पोस्ट होल्ड कर रहा है, सर्विस को जो होल्ड कर रहा है, उनके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा? प्रेसिडेंट हो जाएगा उनके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है। अब प्रेसिडेंट जनरल और स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से इस पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। जैसे गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जगह पे ये पावर किनको डेलीगेट किया गया? वेरी गुड शांतनु जी। किनको डेलीगेट डेलीगेट किया गया ये पावर डेलीगेट किया गया एडमिनिस्ट्रेटर को, है ना। एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पे बताया गया? वेरी गुड, अगला सवाल यही था किशोर जी। एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में कहाँ पे बताया गया? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे बताया गया? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल पे बताया गया? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239 में इसके बारे में हमारा बताया गया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल सवाल आएगा ही आएगा, सस्पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया? सस्पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया? बिल्कुल, रूल 10 पे सस्पेंशन के बारे में बताया गया। बट आपको अगर एग्जाम पे सवाल पूछेगा तो सीधा रूल 10 नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा डीम्ड सस्पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया। बताइए फटाफट से, डीम्ड सस्पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया? मुकेश जी, अबीद, मधुस्मिता, अभिजीत, मंजीत, बिल्कुल 10 के 2 में बताया गया है डीम्ड सस्पेंशन के बारे में, है ना। 10 के 2 में बताया गया डीम्ड सस्पेंशन के बारे में। और अगर हम आ जाए 10 के 1 में, तो 10 के 1 में क्या बताया गया, कोई बताइएगा? 10 के 1 में क्या बताया गया? किसी ने फॉलो किया कभी कि 10 के 1 में क्या बताया गया? हमने यहाँ पे 10 का 2 देखा, 10 के 1 में क्या बताया गया? हाँ, देखिए ये है इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम पे कभी भी पूछा जा सकता है। आपको सीधा 10 दे के एग्जाम पे नहीं पूछेगा, बच्चे का एग्जाम तो हो नहीं रहा है ना। तो 10 के 1 में देखिए क्या क्या बताया गया कि पहला चीज बोला गया हु में सस्पेंड। 10 के 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका बोला गया हु में सस्पेंड, कौन आपका सस्पेंड कर सकता है ना। कौन कौन आपका सस्पेंड कर सकता है, किसी को भी कौन सस्पेंड कर सकता है। दूसरा क्या बताया गया? ऑन विच ग्राउंड, ऑन विच ग्राउंड, जब हम सस्पेंड करेंगे तो कौन सा ग्राउंड पे आपका सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज कहां पे बताया गया? 10 के 1 में बताया गया। तो पहले क्या बोला गया? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और एनी अथॉरिटी टू विच द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज सबऑर्डिनेट, or any other authority who has been empowered by the president may suspend a government servant, है ना, may place a government servant under suspension। तो ये हुआ पहले कि सस्पेंड कौन कौन कर पाएगा, 10 के 1 में बताया गया। और साथ ही साथ 10 के 1 में आप जब जाते हैं तो उसके भीतर 3 आपका छोटा छोटा आप बोल सकते हैं कि सब रूल टाइप यहाँ पे दिया गया, हमारा सब रूल। तो ये आ गया 10 के 1 के ए, ये था 10 का 1, ये आ गया 10 का 1 का ए, फिर ये आपका आ गया 10 का 1 का डबल ए, और ये होता है बी। ठीक है, ये एग्जाम पे पूछने का चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी हम याद रख लेते हैं कि 10 के 1 के ए में बताया गया जहां पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंटेम्पलेटेड है और पेंडिंग है, वहां पे हम किसी को सस्पेंड कर सकते हैं। दूसरा, जहां पे देश का जो सिक्योरिटी है उसका मामला है ना, तो वहां पे उनको सस्पेंड किया जा सकता है। और क्रिमिनल ऑफेंस के केस में, क्रिमिनल ऑफेंस जब इन्वेस्टिगेशन में है, इंक्वायरी में है और ट्रायल में है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उनको सस्पेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ साथ एक और सवाल आपके पास पूछा जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कंटेम्पलेटेड था और पेंडिंग था, अर्थात 10 के 1 के ए, 10 का 1 का ए। एक मिनट प्लीज वेट करिए, कौन कमबख्त हमको कॉल कर रहा है।
पुणे 11टाয় कॉल कर, पुणे 11টা, পুনে 11টা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে দেখা করছি তোর সাথে। দেখা হবে। ठीक है, तो 10 का 1 का ए जो है, ये कहाँ पे बताया गया? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इज कंटेम्पलेटेड, कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग। यहाँ पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताया गया, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताया गया। देखिए हम लास्ट में आ जाते हैं। चार्जशीट इशू करने के लिए जब हम किसी को सस्पेंड करते हैं तो हमको बताना जरूरी है कि भाई तुम्हारा अपराध क्या था, है ना। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया कि मान लीजिए 10 के 1 के ए में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग, और इस ग्राउंड पे हमने क्या किया, उस बंदे को सस्पेंड कर दिया, है ना। किसी बंदे को हमने सस्पेंड कर दिया। तो बोला जा रहा है यहाँ पर आपका जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन और आफ्टर रिव्यू के बाद, जब रिव्यू होता है, रिव्यू होने के बाद फर्दर कितने दिन के लिए हम किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर रख सकते हैं, बताइए। सस्पेंशन रिव्यू कमेटी के द्वारा जब रिव्यू किया जाता है उसके बाद, नहीं शांतनु जी, सस्पेंशन रिव्यू कमेटी जो है बैठता है 90 डेज के भीतर। अब उसके बाद मान लीजिए 90 दिन हुआ था या ऑन द 90th डे मान लीजिए एसआरसी बैठा और बैठने के बाद रिव्यू किया और बोला कि नहीं सस्पेंशन को कंटिन्यू करना चाहिए, कितने दिन तक रख सकता है? तो बिल्कुल 180 दिन। वेरी गुड अभिजीत जी, शत्रुघ्न, सोनी जी, एक एक एक्स्ट्रा आ गया, मुकेश, 180 दिन। तो नॉर्मली जब हम सस्पेंड किए तो पहला केस आ गया विद इन 90 डेज, विद इन 90 डेज रिव्यू, रिव्यू बाय सस्पेंशन रिव्यू कमिटी, सस्पेंशन रिव्यू COMI ठीक है। अब ये जब रिव्यू करेगा उसके बाद क्या कर सकता है, आइदर सस्पेंशन को रिवोक कर देगा या फिर वो सस्पेंशन को कंटिन्यू करेगा, आइदर रिवोक और कंटिन्यू। अब अगर कंटिन्यू करेगा तो कितने दिन के लिए कर पाएगा? तो मैक्सिमम 180 डेज, ठीक है। अब देखिए ये जो 90 डेज है और ये 180 डेज है, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 270 दिन। तो यहाँ पे यही टाइम दिया गया है कि अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंटेम्पलेटेड है और पेंडिंग है तो कितना दिन तुम लगाओगे? 90 दिन के भीतर नहीं कर पाए, फिर 180 दिन कर पाए, तो इसके भीतर आपको करना ही करना है। तो यहाँ पे लिमिट दे दिया 270 डेज का, ठीक है। अब बात आता है जब हमारे देश का सिक्योरिटी का मामला होता है, जहां पे हमारे देश का सिक्योरिटी का मामला हो जाता है। अब किसी कारणवश मान लीजिए सिक्योरिटी का मामला हो गया तो यहाँ पे थोड़ा सा केस को साबित करने में, सामने लाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो या फिर जो भी इश्यूज है तो बोला जा रहा है यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हम दे दिए, यहाँ पे हम 2 साल का टाइम दे दिए कि फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन और उसके बाद का जो रिव्यू होगा सब कुछ मिला के मैक्सिमम 2 साल के भीतर आपको चार्जशीट इशू करना ही करना है ना। ये बात बताया गया। क्रिमिनल ऑफेंसेस के केस में, क्रिमिनल ऑफेंसेस के केस में जहां पे इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, जहां पे इंक्वायरी होने वाला है, जहां पे ट्रायल होने वाला है, इसको कौन सा जगह पे बताया गया? 10 के 1 के बी में बताया गया। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कहाँ पे बताया गया? देखिए ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये अगली बार आपके एग्जाम पे पूछ सकता है। ये 3 जो है ना, ये 3 और साथ में डिम्ड सस्पेंशन, ये 3 रूल नंबर और साथ में डिम्ड सस्पेंशन, इसके भीतर एक मुझे मेरा गट्स फीलिंग बोल रहा है कि आपसे पूछा जा सकता है। रूल नंबर कितना है? 10 का 2, है ना। तो 10 के 1 के ए में बताया गया जहां पे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंटेम्पलेटेड है और पेंडिंग है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? बंदा को सस्पेंड कर सकते हैं। 10 के 1 के डबल ए में बताया गया आपका सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के मामले में आपका क्या कर सकते हैं? हम उनको चार्जशीट इशू कर, मतलब सस्पेंड कर सकते हैं। 10 के 1 के बी में बोला गया क्रिमिनल ऑफेंसेस जब इन्वेस्टिगेशन में है, इंक्वायरी में है या फिर उसका ट्रायल चल रहा है, वहां पर भी बंदा को सस्पेंड किया जा सकता है। और 10 के 2 में बताया गया है आपका डीम्ड सस्पेंशन के बारे में, है ना। 10 के 2 में बताया गया डीम्ड सस्पेंशन के बारे में। और डीम्ड सस्पेंशन के बारे में भी जब बोला गया तो वहां पे बोला गया कि अगर बंदे को हमने रिलीज कर दिया, हमने मतलब
कोर्ट जेल से मान लीजिए वो रिलीज हो गया, तो बोला जा रहा है जिस दिन वो रिलीज होगा वहां से 2 साल, या फिर उन्होंने जिस दिन इंटीमेट किया डिपार्टमेंट को कि अब सर हम रिलीज हो चुके हैं, वहां से 2 साल, इसके भीतर हमको चार्जशीट इशू करना रहेगा, है ना। तो ये एक पीरियड ऑफ इशूइंग चार्जशीट इन कनेक्शन विद सस्पेंशन। तो यहां से एक सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए आज हम लोग इसको कवर कर लिए। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब अगला सवाल आप लोगों के पास है, देवी और सज्जनों, इन केस ऑफ डिटेंशन एक्सीडिंग हाउ मेनी आवर्स इट विल बी ट्रीटेड एज डिम्ड सस्पेंशन। डिटेंशन एक्सीडिंग हाउ मेनी आवर्स इट मे बी ट्रीटेड एज डिम्ड सस्पेंशन। तो डिटेंशन अगर 48 घंटा एक्सीड कर जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि आपका डिम्ड सस्पेंशन मान लेंगे, ठीक है। तो ये गया डिटेंशन के केस में। अगर इम्प्रिजनमेंट होता है, इम्प्रिजनमेंट कितने घंटे से ज्यादा होगा, तो ये भी 48 घंटे से ज्यादा होगा। तो देखिए ये तो सभी लोग जानते हैं, बट सवाल आपको ये नहीं पूछेगा। सवाल आपको क्या पूछेगा कि अगर डिटेंशन हुआ तो कौन सा डेट से हम मानेंगे कि बंदा जो है ही विल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड। तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, या फिर डिटेंशन के 48 घंटे बाद से। कहां से माना जाएगा बताइए? फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन और आफ्टर 48 आवर्स, जब 48 घंटा हो चुका है वहां से हम मानेंगे कि आपका वो बंदा जो है आपका डीम्ड सस्पेंडेड है। बताइए कहां से? आफ्टर 48 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन। क्या है इसका जवाब? चलिए, तो ये गया पहला सवाल, ठीक है। पहले हम 2 सवाल पूछ लेते हैं, उसके बाद हम 2 जवाब डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है कि मान लीजिए कोई बंदा का केस जो है साबित हो गया, है ना, कोर्ट में दोष साबित हो गया और उनको इंप्रिजनमेंट दे दिया गया, ठीक है। अब यहां पे फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन माना जाएगा या फिर डेट ऑफ इंप्रिजनमेंट माना जाएगा? डेट ऑफ इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स और फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन से, बिल्कुल। तो ये 2 चीज जो है ना हमको याद रखना है। हम आ जाते हैं 10 के 2 में। 10 कहा था, 10 10, हाँ 10 के 2, ठीक है। ये तो यहां पे देखिए क्या बोला गया, तो 2 चीज हमको याद। इन केस ऑफ डिम्ड सस्पेंशन द सस्पेंशन ऑर्डर कैन बी इफेक्टिव। तो सस्पेंशन का जो ऑर्डर है वो कहां से इफेक्टिव माना जाएगा? तो बोला जा रहा है पहला ऑप्शन फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन। अब 48 घंटे से ज्यादा जब भी डिटेंशन होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, इसका मतलब समझने में एक्चुअली हमको भी एक बार गलत हुआ था इसको समझने में। हमको लग रहा था पढ़ के कि जब 48 घंटा हो जाएगा उसके बाद से होगा, बट नहीं। 48 घंटे से ज्यादा अगर डिटेंशन हुआ तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सस्पेंशन। और जहां पे इंप्रिजनमेंट होता है, जहां पे इंप्रिजनमेंट होता है वहां पर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, अर्थात जिस दिन अपराध जो है साबित हो चुका है, कन्विक्शन हो चुका है, वहां से ही मान लिया जाएगा कि बंदा जो है डीम्ड सस्पेंडेड है। क्लियर है? तो ये 2 चीज जो है हमको एग्जाम पे कभी कभी पूछने का ऑप्शन रहता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक यहाँ पे लास्ट दिन हम लोग देखे थे, कहाँ गया, चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा वाला था। अच्छा, यहां से तो आपका 100% सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए हम पहले आप लोगों से पूछ लेते हैं, फटाफट से जवाब देना है। देखिए, सूचना जब मिल जाएगा आपको, मान लीजिए कोई आपका, अब यहाँ पे मंजीत जी क्या होगा, मान लीजिए कोई बंदा जो है 48 घंटा आपका जेल में मतलब डिटेंशन में था, ठीक है। उनको डिटेन कर दिया गया था और आके बताया नहीं, जॉब कर रहा था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
उसके बाद अगर पता चल गया और उसके पहले ही वो आपका मान लीजिए वहां से निकल चुका है, तो यहाँ पे उस बंदे के अगेंस्ट में हम लोग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाएंगे। ठीक है, सस्पेंडेड क्योंकि निकल चुका है तो उस जगह पे आपको तुरंत सस्पेंड करने का आवश्यकता नहीं रहेगा, बट हम लोग क्या करेंगे वहां पे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलाएंगे। क्योंकि सीसीएस कंडक्ट रूल जब हम पढ़े हैं तो वहां पे भी बताया गया अगर कभी भी आपका डिटेंशन होता है, पुलिस कस्टडी होता है, तो आपको क्या करना है, अपने डिपार्टमेंट को बताना है। तो आपने क्या किया, कंडक्ट रूल का वायोलेशन किया, मतलब यू हैव डन समथिंग व्हिच इज अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना, जो आपका आप गवर्नमेंट सर्वेंट होने के लायक नहीं हो, चार्ज लगाएंगे। साथ ही साथ इस प्रकार से जो अलग अलग चार्जेस लगा के उनके खिलाफ इंक्वायरी करवाया जाएगा और उसके बाद डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि उस केस को कैसे डील किया जाए या क्या किया जाए, है ना। ये कॉमन केसेस है, मतलब 48 घंटे से ज़्यादा बहुत लोग डिटेंशन वगैरह हो जाता है तो सब जानता है कि हम अगर बोलेंगे तो तब तो हमको सस्पेंड कर ही देगा, इससे अच्छा है कि भाई मत बोलो, है ना। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, चलता है, और वहां पे हम लोग डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ लगाएंगे, है ना। चलिए, अब यहाँ पे हमको जवाब देना है कि कुछ हम लोग देखे थे जहाँ पे बोला गया था कि ड्यूरिंग सस्पेंशन सब्सिस्टेंस अलाउंस से कौन कौन सा अमाउंट जो है आपका आ जाता है ऑप्शनल के भीतर, कौन कौन सा आ जाता है मैंडेटरी डिडक्शन के भीतर, है ना, देखे हुए थे। तो बताइए, जैसे पीएलआई का प्रीमियम ये किस प्रकार का डिडक्शन के भीतर आएगा, पीएलआई का प्रीमियम ये किस प्रकार के डिडक्शन के भीतर आएगा। अरे धत, विशाल जी पिटाई खाइएगा। सब्सिस्टेंस अलाउंस से अगर पीएलआई का प्रीमियम है वो ऑप्शनल डिडक्शन के भीतर आएगा या मैंडेटरी डिडक्शन के भीतर आएगा। 80 CD हम लोग नहीं पूछे हैं, ठीक है। ये सवाल आपके एग्जाम पे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए, ऑप्शनल के भीतर आता है ना। तो यहाँ पे 3 प्रकार का केसेस रहता है, एक हो गया कंपलसरी डिडक्शन, एक हो गया ऑप्शनल डिडक्शन, और एक हो गया नॉट टू बी डिडक्टेड। जीपीएफ सब्सक्रिप्शन काटना है कि नहीं बताइए, ऑप्शनल है या फिर कंपलसरी है या फिर नॉट टू बी डिडक्टेड, ये सवाल पूछेगा। जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नॉट टू डिडक्ट, है ना। जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन जो है उसको हमको काटना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीपीएफ का एडवांस ये किस में आएगा, मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल या फिर आपका नॉट टू मेड। वेरी गुड सीताराम जी, ये आपका ऑप्शनल डिडक्शन के भीतर आ जाएगा। वेरी गुड सोनी जी, रवि जी, जयप्रकाश, शत्रुघ्न। अच्छा, सीजीई जीआईएस ये किस में आएगा, सीजीई जीआईएस ये किस में आएगा, ये आ जाएगा आपका कंपलसरी डिडक्शन के भीतर, ये आ जाएगा आपका कंपलसरी डिडक्शन के भीतर। सीजीएचएस का कंट्रीब्यूशन, सीजीएचएस का कंट्रीब्यूशन काटेगा कि नहीं काटेगा, बिल्कुल सीजीएचएस वाला भी आपका कंपलसरी के भीतर आ जाएगा। तो एक हम इसको क्यों बोल रहे हैं, ये जो पन्ना है, ये पेज, ये आपके सीसीएस सीसीए का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पेज है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से एटलीस्ट 1 या 2 सवाल जो है आपके एग्जाम पे 100% रहेगा, ठीक है। खाली इस पेज को देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। क्या क्या है इसके भीतर हम लोग एक बार और देख लेते हैं। कंपलसरी डिडक्शन के भीतर क्या है, तो आपका पहला आ जाता है इनकम टैक्स, है ना, इनकम टैक्स आ जाएगा, सीजीएचएस का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना, फिर सीजीई जीआईएस का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना, फिर आपका लाइसेंस फी आ जाएगा, है ना, फिर आपका अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस आ जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस वगैरह आ जाएगा। तो ये सारा हमारा आ जाएगा, इनकम टैक्स, लाइसेंस फी यानी कि हाउस रेंट जो होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस, लोन एंड एडवांसेस ऑफ गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए कोई हाउस बिल्डिंग लोन लिया है या फिर कोई दूसरा लोन एडवांस लिया हुआ है ना, कंप्यूटर एडवांस लिया हुआ है, तो डिफरेंट प्रकार का लोन और एडवांस जो लिया हुआ है वो मैंडेटरी डिडक्शन के भीतर आ जाएगा। सीजीई जीआईएस और सीजीएचएस ये आपका मैंडेटरी डिडक्शन के भीतर आ जाएगा।
है ना। तो ये हमको याद रखना ज़्यादा जरूरी है, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। ऑप्शनल डिडक्शन के भीतर क्या आता है, तो बोला जा रहा है पीएलआई का प्रीमियम आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ड्यू है, रिफंड ऑफ एडवांस ऑफ जीपीएफ, जीपीएफ से अगर एडवांस लिए हैं उसका रिफंड जो है ऑप्शनल डिडक्शन के भीतर आ जाता है। और कौन सा डिडक्शन जो है हमको नहीं करना है, बिल्कुल देना ही नहीं है, तो बोला जा रहा है सब्सक्रिप्शन ऑफ जीपीएफ, सब्सक्रिप्शन ऑफ जीपीएफ, फिर आपका अमाउंट ड्यू इन कोर्ट अटैचमेंट, जो कोर्ट अटैचमेंट में ड्यू अमाउंट है वो भी नहीं देना है, फिर रिकवरी ऑफ लॉस ऑफ गवर्नमेंट कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट का किसी गड़बड़ काम से अगर डिपार्टमेंट को लॉस हो गया उसका रिकवरी भी हमको सब्सिस्टेंस अलाउंस से नहीं करना है ना। ये बात हमको याद रखना है, गवर्नमेंट सर्वेंट का अगर कोई ड्यूज है जो हमको निकालना है, उनसे रिकवर करना है, सब्सिस्टेंस अलाउंस से नहीं लेना है। क्योंकि हम सब्सिस्टेंस अलाउंस किसके लिए देते हैं, तो जो हमारा एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर्स होते हैं उन लोगों के लिए देते हैं। एक मिनट प्लीज वेट करिए। हाँ भाई, हाँ भाई दुकान खुला चाहिए। हाँ हाँ हाँ, रात में 11:30, 11 बजे, 11 बजे। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये कौन सा वाला किए हुए हैं, हार डब्लू, चलिए अच्छा सीताराम जी ये किसके लिए किए हैं, हार डब्लू, अच्छा ये वाला के लिए ना, पहला वाला के लिए। चलिए तो हम लोग इसको, जब आप बोल ही रहे हैं तो हम लोग इसको लेते हैं, तो इसको आप दूसरे तरीके से कर लीजिए, हार, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्या क्या है। अच्छा एच को आप क्यों दिए हैं, एच को दिए हैं हाउस रेंट के लिए। चलिए एच से हमारा हो गया हाउस रेंट, ठीक है। ई से हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डब्लू से आपका बोल रहे हैं कि वाटर चार्जेस हो रहा है, ठीक है। फिर आप बोल रहे हैं आर से, आर में आपका दिए हुए होंगे आप रिपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। आई में क्या दिए हुए हैं, ये कहाँ से कौन सा वाला के लिए किए हुए थे बताइए। आई से हमारा इनकम टैक्स, ठीक है। सी आपका दो, चलिए तो हम लोग इसको ऐसे याद रख लेते हैं, हार विकेट, हार विकेट इन इंटरनेशनल आईसीसी का वर्ल्ड कप जो होता है ना, हार आईसीसी वर्ल्ड कप, चलिए इसी को याद रख लेते हैं हम लोग, हार आईसीसी डब्लू, तो ये आ गया हार आईसीसी वर्ल्ड कप, याद रहेगा ना। जब सीताराम जी हम लोगों को बोल रहे हैं कि याद करने के लिए, तो हम लोग उसको याद कर लेते हैं, हार आईसीसी वर्ल्ड कप, हार आईसीसी वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे एच में हमारा क्या आ गया, एच में आ गया हाउस रेंट, है ना, एच में आ गया हाउस रेंट, ठीक है। फिर ई में क्या आ गया था, ई में आ गया था इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है ना। ये चलिए इधर से हम थोड़ा इधर नोट कर लेते हैं आपके लिए, पीपीटी कहाँ गया उस, 1 मिनट प्लीज टाइम दीजिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, आप नोट पैड एक खोल लेते हैं, तो वहाँ पे लिखने से हम लोगों को याद रखने में आसानी होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको याद रखना, हार, अच्छा ये तो हम अभी किए नहीं आप लोगों के साथ, हार वर्ल्ड कप, हार आईसीसी वर्ल्ड, हार आईसीसी वर्ल्ड कप, ठीक है। कप को छोटा कर देते हैं, बड़ा कप नहीं है। तो एच में हमारा क्या आ गया बताइए हमारे साथ फटाफट पब्लिक चैट में लिखिए, एच में क्या आ गया, एच में क्या आ गया, पब्लिक चैट में फटाफट लिखिए। ये हम लोग मैंडेटरी डिडक्शन देख रहे हैं ना, ये एच में आ गया हाउस रेंट, ठीक है। ई में क्या आ गया बताइए, ई में क्या आ गया, ई में आ गया इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
अच्छा, आर में क्या आ गया? आर में बताइए, आर में क्या आ गया? हम लोग क्या देखे हुए थे? रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस, है ना? रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। चलिए, हार हुआ। आईसीसी, आई में क्या हुआ बताइए? आई में क्या हुआ? वेरी गुड। आई में हुआ इनकम टैक्स, बढ़िया है। सीसी, सी में क्या आया? सी में एक हो गया सीजीएचएस और एक सी में हो गया सीजीई जीआईएस, है ना? तो आईसीसी हो गया। और वर्ल्ड कप का एक डब्लू बचा हुआ था। ये डब्लू में क्या था बताइए? ये डब्लू में क्या था? वाटर चार्जेस, है ना? इलेक्ट्रिसिटी था और इसमें वाटर चार्जेस, ठीक है। तो ये हमारा याद रहेगा। चलिए, तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं कंपलसरी। चलिए, आज आप लोगों के लिए देवी और सजनों, हम लोगों के नोट्स में ही थोड़ा सुधार कर लेते हैं। मैंडेटरी डिडक्शन कहा गया? मैंडेटरी कंपलसरी था, कंपलसरी बोलता है। और आईसीसी वर्ल्ड कप, है ना? चलिए, अरे कैसे काम किया, ठीक है। नाही नाही, ह्या जास्त म्हणजे कुठं ब्लॅडर मसला खाली सटकत होतो. विशाल जी म्यूट कर लीजिए। अरे बाबा, आणि सारखे विशाल जी म्यूट कर हा लीजिए भाई। चलिए, तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं, हार आईसीसी वर्ल्ड कप। अच्छा, अगला वाला बताइए और क्या किया जाए? जब आप बोले हैं, इधर हम ऐड कर दिए हैं हार आईसीसी वर्ल्ड कप, मैंडेटरी डिडक्शन, कंपलसरी डिडक्शन, ठीक है। और डब्लू था वर्ल्ड कप आईसीसी, ये हो गया वाटर चार्जेस, वाटर चार्जेस, ठीक है। अच्छा, कंपलसरी डिडक्शन गया। उसके बाद हमारा किया था ऑप्शनल डिडक्शन। इसके भीतर क्या क्या है? तो ये हम लोग लिखे हुए थे पीसीजीए। इसके भीतर क्या क्या है? पी में है पीएलआई प्रीमियम, सी में है कोऑपरेटिव, जी में है आपका जीपीएफ का एडवांस, है ना? जीपीएफ का एडवांस। तो इसके लिए हम लोग, चलिए, एक निमोनिक्स ले लेते हैं, थोड़ा निमोनिक्स। पीसीजीए देख के हम लोग क्या बोल दें? बताइए, कोई चीज़ आपका कॉमन, कोई फ्रेज आपके दिमाग में अगर आ जाए। पी, अच्छा, पी गैप कहाँ से आ गया बताइए फटाफट से? पी गैप कहाँ से आ गया? अच्छा, सी गैप। चलिए, सी गैप हो जाएगा, ये हम लोग कर सकते हैं। अब वर्ल्ड कप में खेला जा रहा है क्रिकेट, तो गैप तो हमको ढूंढना ही रहेगा। तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, सी जीएफ, ठीक है। जीपीएफ का एडवांस, हाँ। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे तीन है। एक हो गया पी में पीएलआई का प्रीमियम, सी में कोऑपरेटिव सोसाइटी का ड्यूज, और जीए में हो गया जीपीएफ का एडवांस, है ना? याद रहेगा? ये याद रहेगा? रखा जाए इसको। चलिए, सी गैप। चलिए, अगला हमारा आता है डिडक्शन नॉट टू बी मेड। डिडक्शन नॉट टू बी मेड, इसमें क्या हम लोग लिए हुए थे कि सब्सक्रिप्शन ऑफ जीपीएफ, फिर कोर्ट अटैचमेंट और रिकवरी फ्रॉम लॉस, है ना? क्या क्या था? जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन था, जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन था,
कोर्ट अटैचमेंट था और आपका रिकवरी ऑफ लॉस था, रिकवरी ऑफ लॉस कॉज्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये 3 पोर्शन जो है यहाँ पे था। बताइए आप लोग कुछ, अभी आज आप लोगों के ऊपर ही हम डिपेंडेंट है, क्या किया जाएगा, इसको क्या नाम दिया जाए, फटाफट से बताइए। इतना सारा दिमाग है, कुछ तो काम पे लगे हम लोगों का। तो ये हमारा सी गैप हो गया था, SGCR इस, हाँ बताइए। हैप्पी बर्थडे करो। अरे बाबा, तुम करो। बताओगी। हैप्पी बर्थडे चलिए करो। म्यूट कर देते हैं शिवानी जी आपको। हाँ, हाँ, चलिए बताना है किसी को, इसको क्या रखा जाए। हम क्या रखे हुए थे लास्ट बार के क्लास में, वो तो भूल गए हैं, बूढ़ा हो रहे हैं, दिमाग काम कम करता है। चलिए इसको देख लेते हैं, मेक निमोनिक SGCR, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ कंट्रोल रिव्यू, स्ट्रेटेजी ग्रोथ कंट्रोल रिव्यू, सिस्टम गवर्नेंस कंप्लायंस। चलिए ये सब हमारा कोई काम का नहीं है, ऐसे ही फटाफट हार हार। अच्छा ये क्या है, हर हर CCW, ये क्या चीज़ है। चलिए जो हमारा आ गया तो ठीक है, दिमाग में नहीं आ गया तो हम लोग छोड़ देंगे बाद में ही। SG सॉवरेनिटी गोल्ड, क्या बताया जाए इसको, GPF, GCR ही कर देते हैं, GCR ही हम लोग याद रख लेते हैं, GCR हम लोग याद रख लेते हैं, ठीक है। इसको सब्सक्रिप्शन को छोड़ देते हैं, या फिर SGCR, चलिए हो जाएगा, SGCR ही याद रख लीजिए। थोड़ा अगर आपको कोई और सेंटेंस दिमाग में आ रहा है तो आप बताइएगा, हम लोग उस हिसाब से याद रखेंगे। अदरवाइज हम लोग याद कर लेते हैं SGCR, क्या है SGCR, ठीक है। ये आपका SG में क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन ऑफ GPF, ठीक है। फिर आपका सी में क्या हो गया, सी में हो गया कोर्ट अटैचमेंट, कोर्ट अटैचमेंट। और आर में क्या हो गया, रिकवरी ऑफ लॉस, ठीक है। ये 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हम लोगों को याद रखना रहेगा। अब अगर हम लोग शुरू से एक बार करें फटाफट से, चलिए एक बार हमको बताइए। पहला हमारा था कंपलसरी डिडक्शन, कंपलसरी डिडक्शन क्या क्या है फटाफट से लिखिए तो पब्लिक चैट में सब लोग। कंपलसरी डिडक्शन में क्या था, हम लोग देखे थे हार ICC वर्ल्ड कप, है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखे थे हाउस रेंट, देखे थे, क्या क्या देखे थे पहले, बिल्कुल हाउस रेंट। फिर ई में क्या देखे थे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम क्या देखे थे, हर ICC, आई में क्या देखे थे, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। फिर सी में देखे थे CGE GIS और CGHS, ये देखे थे। और डब्ल्यू में क्या देखे थे, वाटर चार्जेस, है ना, वाटर चार्जेस। तो ये हम लोग देखे थे किसमें, कंपलसरी के भीतर। फिर आ गया था हमारा ऑप्शनल वाला, ऑप्शनल वाला में हम लोग क्या देखे हुए थे, बताइए। क्या हम लोग निमोनिक्स क्या लिए हुए थे ऑप्शनल वाला के लिए, सी गैप, है ना। वर्ल्ड कप में अगर कोई खेलेगा उसको गैप तो देखना ही पड़ेगा, तो हमारा यहाँ पे क्या था, सी गैप, CGAP। क्या था सी में, क्या था बताइए, पहले जब हम लोग सी देखे थे उसमें क्या देखे हुए थे, एक तो पहले पी था, पी में क्या था, PLI का प्रीमियम, है ना, PLI का प्रीमियम जो है हमको नहीं देना है। फिर GPF का एडवांस था, और सी में क्या था बताइए, कोऑपरेटिव का ड्यू, बिल्कुल कोऑपरेटिव जो है उसका ड्यू, ड्यूज ऑफ कोऑपरेटिव। तो PLI का प्रीमियम ऑप्शनल में आ जाएगा, GPF का एडवांस ऑप्शनल में चला जाएगा, कोऑपरेटिव का ड्यू जो है आपका ऑप्शनल में चला जाएगा। इसके साथ हमको डिडक्शन करना ही नहीं है, डिडक्शन
नॉट टू डू। कौन सा वाला में हमको नहीं करना है, तो इसमें हम लोग देखे थे सिलीगुड़ी SG और CR, SG CR। तो दो जगह का नाम भी आप याद रख सकते हैं, एक SG में हो गया सिलीगुड़ी और C में हो गया चेन्नई और R में हो गया राजस्थान। सिलीगुड़ी चेन्नई राजस्थान, सिलीगुड़ी चेन्नई और राजस्थान में किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं करना है। तो SG में क्या था, SG जब हम लोग देखे थे सब्सक्रिप्शन ऑफ GPF, तो GPF का जो सब्सक्रिप्शन है उसको काटना नहीं है, ठीक है। SG में सिलीगुड़ी में हो गया सब्सक्रिप्शन ऑफ GPF। अब C में क्या था, तो बोला जा रहा है कोर्ट अटैचमेंट, है ना, कोर्ट अटैचमेंट, तो कोर्ट अटैचमेंट को काटना नहीं है। और रिकवरी जो है ऑफ लॉस, गवर्नमेंट सर्वेंट के कारण अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको भी आपको उस रिकवरी ऑफ जो लॉस रहेगा उसको भी सब्सिस्टेंस अलाउंस से हमको काटना नहीं है। याद रहेगा हम लोगों को ये रिकवरी ऑफ लॉस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट, याद रहेगा ना। यहां से आपके एग्जाम पे एक या दो सवाल 110% रहेगा, ठीक है। तो इसको निमोनिक्स जो हम लोग बोले हैं आप, क्योंकि क्या होता है ना बाद में हम लोगों को याद नहीं रहता है, हम लोग जब पढ़ते हैं तब तो दिमाग में रहता है, बट जब छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसको आप कहीं पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 3 निमोनिक्स हम लोग यहाँ पे याद किए हैं। पहला हमारा आया कंपलसरी वाला, वहाँ पे हम लोग देखे हैं हार ICC वर्ल्ड कप, है ना, हार ICC वर्ल्ड कप। फिर हम लोग देखे ऑप्शनल वाला, इसमें हम लोग क्या देखे, सी गैप, है ना, सी गैप। अब ये पी को जैसे लिखना है लिखिए आप। फिर हम लोग देखे नो डिडक्शन, इसमें हम लोग क्या देखे, सिलीगुड़ी, फिर आपका चेन्नई, फिर हमारा राजस्थान, सिलीगुड़ी चेन्नई राजस्थान, SG CR। अब ये आप एक दिन देख के अगर 6 महीना बाद पढ़िएगा तो आपको कभी याद नहीं रहेगा, बट आज आप इसको याद रख लीजिएगा तो आप इसको भूलिएगा नहीं। चलिए लिख लेते हैं इसी में, सिलीगुड़ी चेन्नई राजस्थान, ठीक है। चलिए अच्छा नहीं बना बट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड कप के लिए गैप भी चाहिए तो ये हम लोग अपने नोट में ही डाल देते हैं, है ना, तो हम लोग भूलेंगे नहीं तो बाद में जाके याद नहीं रहता है। बूढ़ा हो रहे हैं हम लोग, मैंने आप लोग नहीं, हम। कंपलसरी डिडक्शन गया, इसके बाद और एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल पूछा जाए। नींद नहीं आ रहा है ना, एक बार कंफर्म करिए किसको किसको नींद आ रहा है। चलिए अगर नींद आएगा तो नींद भगाने वाला सवाल अगला पूछा जाएगा, है ना। अच्छा, अगला सवाल है पेनल्टीज जो है, कौन सा रूल नंबर पे, कौन सा पेनल्टीज जो है उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा पेनल्टीज के बारे में कौन सा रूल में बताया गया, मेजर पेनल्टी माइनर पेनल्टी कौन सा रूल में बताया गया, बिल्कुल रूल 11 जो है उसमें आपका पेनल्टीज के बारे में बताया गया, है ना। 11 के 1 में बताया गया आपका सेंश्योर के बारे में, 11 के 2 में बताया गया विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन के बारे में, 11 के 3 में आपका बताया गया जहाँ पे रिकवरी फ्रॉम पे के बारे में। फिर 11 के 3 के ए में बताया गया, 11 के 3 के ए में बताया गया रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज बाई कितना स्टेज बताइए। 11 के 1 के 3 में, 11 के 3 के ए में रिडक्शन टू लोअर स्टेज बोला गया, और वहां पे कितना स्टेज आप डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल मुकेश जी, सोनी जी, वेरी गुड,
एक स्टेज जो है आप डाउन कर पाइएगा, उससे ज़्यादा आप डाउन नहीं कर पाइएगा। साथ ही साथ बोला गया विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? एट द कंक्लूजन ऑफ द पेनल्टी और पनिशमेंट पीरियड वो जो आपका है रिकवर हो जाएगा, फिर से आपका वापस आ जाएगा। और ये बात आपका यहाँ पे बताया गया है ना। चलिए आगे आता है हमारा, आगे आते हैं हमारा विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे। अब बताइए विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे फॉर 4 years विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ये माइनर पेनल्टी में आएगा या मेजर पेनल्टी में आएगा? अभिजीत जी, मुकेश जी, हम लोग पहले क्लास में भी डिस्कस किए हुए थे, जहां पे भी विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट होगा उसको हम लोग क्या पेनल्टी बोलते हैं, माइनर या मेजर? विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट जहां पे भी आएगा वो आपका माइनर पेनल्टी होगा। ये आपके एग्जाम पे आपको बेवकूफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के भीतर एक है, ठीक है, कि विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट देने से ही हमको लगता है कि ये मेजर है ना। बट इंक्रीमेंट जहां पे है, इंक्रीमेंट को अगर विथहेल्ड किया जा रहा है, चाहे वो विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो, है ना, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो, चाहे 2 साल के लिए हो, 4 साल के लिए हो, हमेशा माइनर पेनल्टी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर 4 years, एक नंबर, या फिर मान लीजिए विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट और एडवर्सली अफेक्टिंग पेंशन, है ना। एक आपने किसी का क्या किया, इंक्रीमेंट को विथहेल्ड कर दिया 4 साल के लिए, या फिर क्यूमुलेटिव इफेक्ट में, या फिर उसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो उसके पेंशन के ऊपर आ रहा है, तो ये पेनल्टी जो है माइनर पेनल्टी है। बिल्कुल सही बात है। बट इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड, इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड एज एप्लीकेबल इन रूल 14 केसेस। याद रहेगा, हमारा किसी का आप इंक्रीमेंट डाउन कर दे रहे हो 4 साल के लिए, विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट कर रहे हो, अगर किसी को इस प्रकार का पनिशमेंट देना है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट में पनिशमेंट देना है, किसी का एडवर्स इफेक्ट जा रहा है पेंशन के ऊपर, ऐसा पनिशमेंट अगर देना है, भले ही आप माइनर पेनल्टी का चार्जशीट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, करो, बट यहाँ पे डिटेल्ड इंक्वायरी किया जाएगा, सेम प्रोसीड्योर एज बीइंग फॉलोड इन रूल 14 केसेस। हम लोग देखे थे ना, सम केसेस है जहां पे माइनर पेनल्टी के केस में भी आपका मेजर पेनल्टी का प्रोसीडिंग होता है, याद है? वो वाला केसेस यहाँ पे भी आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे भले ही वो माइनर पेनल्टी का केसेस है, बट मेजर पेनल्टी के तरह यहाँ पे भी प्रोसीड्योर चलाना पड़ेगा। याद रहेगा? ठीक है, तो ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, सवाल आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे और ज़्यादा हम लोगों का क्या है। अच्छा, अब आता है एक सवाल, मान लीजिए कि कोई ऑफिशियल है जो सस्पेंडेड है, ठीक है, वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है कि नहीं? कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो सस्पेंडेड है, और मान लीजिए उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है, वेदर ही इज अलाउड टू अपीयर इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन और नॉट? बिल्कुल सही जवाब, वो अपीयर हो सकता है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, अब बताइए एक दूसरा सवाल, सवाल ये है, कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका मान लीजिए प्रोबेशन पीरियड चल रहा था, और बोला जा रहा है, मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको प्रोबेशन पीरियड चल रहा था, और एट द एंड ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, एट द एंड ऑफ द प्रोबेशन पीरियड उनको क्या किया, टर्मिनेट कर दिया गया। क्या ये किसी भी प्रकार पेनल्टी के भीतर आएगा या नहीं आएगा? ये पेनल्टी के भीतर आएगा कि नहीं आएगा? सवाल मेरा क्लियर है? ए गवर्नमेंट सर्वेंट वाज अपॉइंटेड ऑन प्रमोशन एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ हिज प्रोबेशन,
एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ हिज प्रोबेशन ही हैज बीन टर्मिनेटेड, ये पेनल्टी है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। अब सवाल है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड है प्रोबेशन पे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज प्रोबेशन उनको टर्मिनेट कर दिया गया सर्विस से, वेदर दिस विल बी ट्रीटेड एज पेनल्टी और नॉट? कोई बंदा प्रोबेशन पीरियड पे है, उस दौरान उनको क्या कर दिया गया? टर्मिनेट कर दिया गया। प्रोबेशन खत्म नहीं हुआ, 2 साल का मान लीजिए प्रोबेशन चल रहा है, 1 साल के बाद क्या किया? उनको टर्मिनेट कर दिया गया। अब इसको हम पेनल्टी ट्रीट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, बहुत आसान है। नहीं करेंगे, वेरी गुड। ये सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग अगर जनरल सोचे कि भाई आप किसी को सर्विस से निकाल दे रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ उसके पहले, फिर भी उसको पेनल्टी नहीं माना जाएगा। इसको हमको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, सीसीएस टेम्पोररी सर्विस रूल जब आप देखे थे, वहां पे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को, टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट को मान लीजिए टर्मिनेट कर दिया गया है ना, टर्मिनेट कर दिया गया है अंडर रूल 5 का सब रूल 1, रूल 5 का सब रूल 1 के तहत किसी को टर्मिनेट कर दिया गया, वेदर दिस विल बी ट्रीटेड एज पेनल्टी और नॉट? तो ये भी हमारा पेनल्टी नहीं कहलाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ना। तो बेसिकली पेनल्टी के मामले में आप आंख मूंद के याद रखिए, जो हमारा 10 प्रोविजन दिया गया रूल 11 के भीतर, 1 से लेके 1 2 3, 3 का 4, फिर 5 6 7 8 9 10, ये जो हमारा डिफरेंट पेनल्टीज दिया गया, इसको छोड़ के कोई भी चीज हो, कोई भी प्रकार का पेनल्टी हो, अगर आपसे पूछे वेदर दिस विल बी ट्रीटेड एज पेनल्टी और नॉट, आप आंख मूंद के बोलिएगा नहीं, ये आपका किसी भी प्रकार का पेनल्टी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए किसी को वार्निंग दे दिया गया, वार्निंग दिया गया, वेदर दिस इज ट्रीटेड एज पेनल्टी और नॉट? बिल्कुल, ये भी पेनल्टी नहीं है। अब बताइए, किसी को वार्निंग दिया गया और वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये उसका अपार में रिफ्लेक्ट करेगा, वार्निंग दिया गया और बोला जा रहा है ये उनके अपार में रिफ्लेक्ट करेगा, उनके सर्विस बुक में रिफ्लेक्ट करेगा, वेदर दिस विल बी ट्रीटेड एज पेनल्टी और नॉट? तो ये भी आपका पेनल्टी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग ध्यान रखिए, जब वार्निंग इशू किया जाता है, वार्निंग जब इशू किया जाता है, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट द वार्निंग विल बी प्लेस्ड इन हिज सर्विस बुक। क्लियर है? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम वार्निंग दिए हैं मतलब उनको सर्विस बुक में प्लेस करना ही करना है, ऐसा नहीं है। वार्निंग मे बी प्लेस्ड इन द सर्विस बुक और मे नॉट बी प्लेस्ड इन द सर्विस बुक। नॉर्मली मान लो आप आईपी बने, सुपरिटेंडेंट बने, आपको किसी को डराना है तो आप वार्निंग इशू कर सकते हैं। वार्निंग से थोड़ा बहुत डर तो पैदा होगा ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं कि भाई ये ना करो, वो ना करो, थोड़ा रिप्रीमेंट किया कि भाई नहीं ये ना करो, फिर हम वार्निंग इशू किए, जो लिखित में उनको दिए कि भाई चलो तुम्हारा ये गड़बड़ काम चल रहा है। उसके बाद नॉर्मली बोला जाता है, वार्निंग के अंदर मेंशन करना होगा, बिल्कुल, वेरी गुड अरविंद जी, वार्निंग के अंदर बताना रहेगा वेदर द वार्निंग लेटर विल बी प्लेस्ड इन हिज सर्विस बुक और नॉट, इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन हिज अपर और नॉट, है ना, इट विल हैव इफेक्ट ऑन हिज अपर और नॉट, तो ये भी बताना रहेगा। तो अगर आप खाली डराने के लिए कर रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्ट कभी सर्विस बुक में तुरंत मत दीजिए और अपार में मत दीजिए, क्योंकि जब वो दे दीजिएगा तब जाके उनका मतलब, ये डिपेंड करता है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं देना है, बट केस टू केस वेरी करता है। फटाफट खाली सर्विस बुक में देना, इधर देना उधर देना करिएगा तो आपका डर खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि वार्निंग जो है चाहते हैं तो उसको अपार में या सर्विस बुक में इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात आता है, सेकेंड पेनल्टी। सेकेंड पेनल्टी, कोई एक बंदा है जिसको एक पेनल्टी चल रहा था, उस दौरान एक दूसरा केस में भी फंस गया और दूसरा पेनल्टी भी उनको देना है। तो अगर किसी को जब सेकेंड पेनल्टी दिया जा रहा है ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ फर्स्ट पेनल्टी,
तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो ऑफिसर पेनल्टी दे रहे हैं उनको बताना रहेगा कि वेदर बोथ द पेनल्टी वुड रन कंकरेंटली और कंजिक्यूटिवली, ये बताना मैंडेटरी रहेगा। क्या बताना? बोथ द पेनल्टीज विल रन कॉन्करेंटली और कंजिक्यूटिवली। ठीक है, तो दोनों पेनल्टी जो है एक साथ में चलेगा या फिर एक खत्म होने के बाद दूसरा चलेगा, है ना। नॉर्मली जैसे एक साथ में अगर कंकरेंटली चलता है तो एक में मान लीजिए मैंने 2 स्टेज डाउन किया, एक में बोला 3 स्टेज डाउन किया, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो मेजर वाला है, जो बड़ा वाला पेनल्टी है, उसी को इफेक्ट देते हैं। क्लियर है? एक में मैंने 2 स्टेज डाउन कर दिया, एक में मैंने 3 स्टेज डाउन कर दिया, और दोनों को एक ही साथ चलाएंगे तो बंदा को 5 स्टेज हम डाउन नहीं करेंगे। उनको कितना स्टेज डाउन करेंगे हम बताइए? एक में हमने क्या किया? 2 स्टेज डाउन किया, एक में हमने 3 स्टेज डाउन किया, और बोल रहा हूं कि ये कंकरेंटली चलेगा, तो कंकरेंटली चलेगा तो 3 स्टेज वाला चलेगा क्योंकि वो मेजर वाला था। ठीक है, अब मान लीजिए 3 स्टेज वाला जो है 2 साल के लिए चला, उसके बाद और जो 2 स्टेज डाउन किया गया था वो मान लीजिए 3 साल के लिए दिया गया था या 4 साल के लिए दिया गया था। तो जब ये खत्म हो जाएगा फिर वो अगला वाला चलते रहेगा। ये हुआ कंकरेंटली। दूसरा हो सकता है कंजिक्यूटिवली। मान लीजिए मैंने 2 साल के लिए दिया तो पहले 2 साल खत्म हो गया, उसके बाद 3 साल वाला चालू हुआ। तो ये ऑर्डर में हमको बताना रहेगा कि कैसे चलेगा। ठीक है, ये हमको बताना रहेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है, हम लोग लास्ट में भी डिस्कस किए थे कि मेजर पेनल्टी जो है, मेजर पेनल्टी जिसके बारे में 5 से लेके 9 के भीतर बताया गया, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का नीचे वाला ऑफिसर नहीं दे सकते, है ना। ये सवाल कभी कभी एग्जाम पे पूछा जाता है कि मेजर पेनल्टी जो है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी का नीचे वाला ऑफिसर जो है वो आपका नहीं दे पाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगला बाकी तो मोटा मोटी हम लोग पढ़े हुए हैं। अच्छा, एक सवाल और, इंक्वायरी रिपोर्ट कितने कॉपी में सबमिट किया जाता है बताइए? इंक्वायरी रिपोर्ट जो है कितने कॉपी में सबमिट किया जाता है? इंक्वायरी रिपोर्ट कितने कॉपीज में सबमिट किया जाएगा? ये एक सवाल पूछा जाता है कभी कभी। इंक्वायरी रिपोर्ट टू बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट, याद रहेगा। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है इसको 2 कॉपी में सबमिट करना होता है, याद रहेगा। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कभी भी, इंक्वायरी रिपोर्ट कितना कॉपी में सबमिट किया जाता है। ठीक है, इंक्वायरी रिपोर्ट कौन सबमिट करता है और किसके पास सबमिट करता है बताइए? इंक्वायरी रिपोर्ट कौन सबमिट करता है और किसके पास सबमिट करता है? तो हमारा जो आईओ रहेगा या फिर आईए रहेंगे वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, अच्छा, कभी आपसे अगर सवाल पूछा जाए डिसिप्लिनरी और विजिलेंस इंक्वायरी जो होता है इस रिलेटेड एक कमिटी था, बेसिकली जो कमिटी डिफरेंट गाइडलाइंस वगैरह बनाया हुआ है डिसिप्लिनरी और विजिलेंस इंक्वायरी के लिए, उस कमिटी का नाम क्या है कोई बताइएगा? उस कमिटी का नाम क्या है? उसका नाम है होता कमिटी, याद रहेगा, होता कमिटी। ये सवाल भी एग्जाम पे पूछा जा सकता है, चांसेस बहुत कम है बट पूछा जाने का चांसेस है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात हम लोग यहाँ पे एक देखे हुए थे, स्टॉप शेयरिंग। हम लोग अपना पीपीटी में वापस आते हैं, नोट्स कहाँ गया? बिल्कुल, होता कमिटी। होता कमिटी पीसी होता नाम का एक बंदा था जो उनके द्वारा आपका इसको किया गया था। ये सब हम लोग छोड़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाँ ऑनरेरियम वाला। तो ऑनरेरियम वाला में एक ये वाला लाइन जो है हमको एक खाली ये अपना नोट्स नहीं है बट एक दूसरा भी नोट्स हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पे भी देखे कि ये वाला बताया गया है, बट एक बार हम इसको कंफर्म आप लोगों को कर देंगे कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो है सबमिशन के तुरंत बाद ये जो कमीशन हमारा ऑनरेरियम जो हमारा दिया जा रहा है ना, तो बोला जा रहा है ऑनरेरियम 50% ऑफ द ऑनरेरियम शैल बी पेड ऑन सबमिशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट।
जो इंक्वायरी रिपोर्ट है जब उनका सबमिशन होता है उस टाइम पे 50% ऑनरेरियम दे दिया जाएगा, और रेस्ट अमाउंट जो है ये विद इन 45 डेज हमको पे किया जाएगा। याद रहेगा? तो ये एक सवाल भी कभी एग्जाम पे पूछा जाने का चांसेस है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी कवर कर लिए। अच्छा, साथ में बोला जा रहा है मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग, फटाफट से पब्लिक चैट में जवाब दीजिए, कितने दिन के भीतर कंप्लीट करना है? मेजर पेनल्टी, एक कंप्लीट मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग शैल बी कंप्लीटेड विद इन व्हाट पीरियड? कंप्लीट मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग, है ना, शैल बी कंप्लीटेड विद इन व्हाट पीरियड? 18 महीना, बिल्कुल। अच्छा, एक मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग आईओ के द्वारा कितने दिन के भीतर कंप्लीट किया जाना चाहिए? आईओ शैल कंप्लीट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स विद इन व्हाट पीरियड? बिल्कुल 6 महीने के भीतर उसको कंप्लीट करना रहता है। अच्छा, एक बात बताइए, और एक सवाल है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो सस्पेंशन में है, क्या वो डिफेंस असिस्टेंट बन सकता है और नॉट? क्या एक गवर्नमेंट सर्वेंट है वो आपका डिफेंस असिस्टेंट बन सकता है कि नहीं? क्या जवाब दिए? फटाफट हम लोग देखते हैं। बिल्कुल हाँ जवाब होगा शत्रुघ्न जी। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर सस्पेंशन में है फिर भी वो एज डिफेंस असिस्टेंट काम कर सकता है। ठीक है, याद रहेगा? चलिए, ये तो सारा चीज आप लोग पढ़े हुए हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये वाला जो टाइम लिमिट वाला पेज है, यहां से आपको सवाल आपके एग्जाम पे रहेगा ही रहेगा। ये दूसरा एक खतरनाक इंपॉर्टेंट पेज है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस पेज से ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पेज मान लीजिए आपको पढ़ के समझने में अगर दिक्कत होता है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप, मान लीजिए हम तो आप लोगों को डिस्कस कर ही दिए हैं, बट फिर भी मान लीजिए आपको अगर दिक्कत रहता है तो इस संदर्भ में एक ऑर्डर भी आया हुआ था, आप इसको भी देख सकते हैं एक बार, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, तो आपको ना समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। मान लीजिए आज से कुछ दिन बाद आप भूल गए हम लोगों के साथ आज क्या क्या डिस्कशन हुआ। अच्छा, इफ यू टीच द, अच्छा, आनंद विल कम इन प्रिपरेशन। चलिए, आनंद मतलब कौन? वो आपका मुन्ना भाई वाला आनंद? मुन्ना भाई पे भी आनंद था ना। चलिए, हमारे जीवन में ऐसा आनंद ना आए, हम लोग आते हैं। हम क्या दिखा रहे थे आपको? हाँ, टाइम लिमिट वाला जो है ना आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। देखिए, ठीक है, तो हम लोग क्या किए, देखिए हम आपके लिए जो नोट्स बनाए हैं उसमें तो डिटेल्स में दिया हुआ नहीं है, हम उसको एलेबोरेट कर दिए थे, बट यहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर चार्ज ऑफिसर टू सबमिट हिज रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस ऑन चार्जशीट? कैसे? तो देखिए पूरा क्लियरली यहाँ पे आपका बोला गया, ये सीसीए रूल का रूल 14 का सब रूल 4 है। सीसीए रूल का रूल 14 का सब रूल 4 है, जहाँ पे बोला गया कितना टाइम लगेगा? 15 दिन। बोला जा रहा है इट इज 15 डेज विद इन विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाई ए पीरियड ऑफ 15 डेज एट ए टाइम for reasons to be recorded in writing by the disciplinary authority or any other authority authorized in this behalf by the disciplinary authority. Overall time for filling the reply for filing the reply shall not extend beyond 45 days from the receipt of article of charges by the charged official. तो क्लियर हुआ? 15 प्लस 15 प्लस 15 जो हम लोग 45 दिन देखे हुए थे, इसको यहाँ पे आपका क्लियर कर दिया गया है ना। तो आप यहां से देखने से आपको आइडिया और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है, देखिए व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रोड्यूसिंग रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स क्लेम्ड बाय द चार्ज्ड ऑफिशियल ड्यूरिंग, है ना। तो बोला जा रहा है यहां पे हम लोग क्या लिए हुए थे,
डॉक्यूमेंट टू बी गिवन बाय सीओ और नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो हम लोग क्या किए थे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिए हुए थे कि चार्ज ऑफिशियल को डॉक्यूमेंट कितने दिन के भीतर आपका दिया जाएगा या फिर नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट को इशू किया जाएगा। उसी को देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये कहाँ पे बताया जा रहा है, तो सीसीए रूल का रूल 14 का सब रूल 13 में बोला जा रहा है प्रोवाइड्स फॉर प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट, है ना, एक उनको डॉक्यूमेंट दे दिया जाए प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट और इशू ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच रिक्विजिशन। ये रिक्विजिशन जिस दिन मिलेगा वहां से 1 महीने के भीतर हमको ये प्रोड्यूस करना रहेगा। क्लियर है? तो ये सेकंड केस था। फिर तीसरा केस, पीओ टू प्रोड्यूस द एविडेंस। पीओ अपना केस को कैसे रखेगा, तो यहाँ पे बताया गया व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर प्रेजेंटिंग ऑफिसर to produce the evidence by which he proposes to prove the article of charge if the government servant fails to appear within the specified time or refuses to omit to plead। अब देखिए हमारा आईओ का केस बेस चल रहा था, तो वहां पे ये चीज आपका लागू नहीं होगा। जहां पे सीओ आपका आया है, सीओ रेगुलर हियरिंग पे अटेंड कर रहा है, उस केस में ये चीज लागू नहीं हो रहा है। ये लागू कहां पे हो रहा है, तो बोला जा रहा है मान लीजिए आईओ ने आपका सीओ को आने के लिए बोला, अब सीओ आ नहीं रहा है ना, या फिर मान लीजिए बेसिकली अगर इसको हम बोले एक्स पार्टी इंक्वायरी का केस, ये एक प्रकार का एक्स पार्टी इंक्वायरी का केस हो रहा है। एक्स पार्टी का मतलब हुआ इन एब्सेंस ऑफ सीओ। जहां पे देखिए एक बात बताइए, आप यहां से आपके पास एक सवाल है, मान लीजिए अगर पीओ नहीं आता है, क्या एक्स पार्टी इंक्वायरी किया जा सकता है कि नहीं? अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर नहीं आया तो क्या हम एक्स पार्टी इंक्वायरी करेंगे कि नहीं करेंगे? आप आईओ हो, बताइए। मधुस्मिता जी, शिवानी जी, अरविंद जी, सोनी जी, अभिजीत, फटाफट से बताइए। नहीं किया जाएगा अरविंद जी, सोनी जी, मुकेश जी, याद रखिए, ठीक है, दिमाग से इसको निकाल दीजिए। विदाउट एब्सेंस ऑफ पीओ केस नहीं होगा। आपको अपॉइंट किसने किया? आपको अपॉइंट किसने किया? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने अपॉइंट किया, है ना, आपको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने अपॉइंट कर दिया। और बोला जा रहा है गवर्नमेंट का वकील जो है वो रहेगा तभी केस होगा। अब गवर्नमेंट के वकील के केस में एक और ऑप्शन रखा गया, अगर पीओ चाहता है तो खुद के बिहेफ में किसी को नॉमिनेट भी कर सकता है। पता है आपको, पीओ अगर चाहता है खुद के बिहेफ में किसी दूसरे को नॉमिनेट भी कर सकता है कि हाँ मैं जा नहीं पा रहा हूं, मान लीजिए शत्रुघ्न ने बोला कि हम जा नहीं पा रहे, हम मुकेश जी को भेज रहे हैं, है ना, तो पीओ जो आता है तो किसी दूसरे को नॉमिनेट भी कर सकता है। बट एक बात याद रखना है हमेशा कि पीओ के एब्सेंस में आपका एक्स पार्टी इंक्वायरी नहीं किया जाता है, सीओ के एब्सेंस में एक्स पार्टी इंक्वायरी किया जाता है। याद रहेगा, ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के केस में बताया जाता है। क्लियर है? अब अगर सीओ बंदा हमारा आ नहीं रहा है और पीओ को ही अपना केस को है प्रूव करना है, तो वहां पे पीओ को टाइम दिया जाता है 1 महीने का कि तुम 1 महीने के भीतर रेडी हो जाओ, सीओ हमारा आ नहीं रहा है, उसके बाद मैं तुम्हारा बात सुनूंगा। तो इसके लिए पीओ को कितने दिन का समय दिया जाता है? तो 30 डेज का टाइम दिया जाता है। क्लियर है? इसी तरीके से देखिएगा बाकी सारा केसेस में भी हमारा टाइम लिमिट दिया हुआ है ना, ये हम लोग देखे हुए थे। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर इंस्पेक्टिंग द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंटिंग ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग डिफेंस। हमारा प्रेजेंटिंग ऑफिसर जब कोई डॉक्यूमेंट देता है, सीओ को उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है? बताइए फटाफट से पब्लिक चैट में, कितने दिन का समय दिया जाता है? 5 दिन का समय दिया जाता है। क्या इस 5 दिन के समय को हम एक्सटेंड कर सकते हैं? अगर एक्सटेंड कर सकते हैं तो कितने दिन के लिए? बिल्कुल, फर्दर 5 दिन के लिए इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, 5+5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए अगला वाला पॉइंट क्या है, तो अगला वाला पॉइंट बोल रहा है कि नोटिस पीरियड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विच आर इन पोसेशन ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सर्व्ड विद द चार्जशीट बट ए रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड इज मेड बाय द चार्ज्ड ऑफिशियल, है ना। तो अगर लिस्टेड डॉक्यूमेंट के भीतर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिसिंग है जो सीओ को लगता है कि केस के जस्टिस के लिए लेने का जरूरत है, तो यहां पे बोला जा रहा है द इंक्वायरी अथॉरिटी कैन अलाउ,
a time of 10 days for the purpose which can further be extended by 10 days, है ना। तो नोटिस पीरियड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट विच आर इन द पोसेशन ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट मेंशन्ड इन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना। चार्जशीट के साथ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के भीतर वो मिसिंग था, तो वहां पे द रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड चार्ज ऑफिसियर कर सकता है कितने दिन के लिए, बोला जा रहा है 10 दिन का समय के भीतर ये कर सकता है, और ये 10 दिन का समय फर्दर 10 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखे थे, व्हाट इज द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड फॉर एडजॉर्नमेंट बिफोर द क्लोज ऑफ केस ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू प्रोड्यूस एविडेंस नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ गिवन टू चार्ज्ड ऑफिसर और इंक्वायरी अथॉरिटी हिमसेल्फ कॉल फॉर न्यू एविडेंस और रिकॉल एग्जामिन एनी विटनेस। तो मान लीजिए हमारा जब केस खत्म हो रहा है उस टाइम पे, है ना, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को लगा कि जस्टिस के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट का आवश्यकता है, या फिर आईओ को लगा कि कुछ जस्टिस के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट का आवश्यकता है, और एक नया डॉक्यूमेंट को रिकॉल किया गया, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा सीओ रहेगा उनको 3 क्लियर दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट को मैं रिकॉल करना चाहता हूँ, ये एविडेंस को मैं रिकॉल करना चाहता हूँ, या फिर बुलाना चाहता हूँ, या फिर री एग्जामिन करना चाहता हूँ। तो कितने दिन का समय दिया जाएगा, उनको 3 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक, तो ये हमको याद रखना रहेगा। इस प्रकार से कुछ बातें जो है दिया गया, आप चाहते हो तो इसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इसको सारा आपका समझाया हुआ है। जो टाइम लिमिट हम लोग वहाँ पे दिए हुए हैं समराइज करके, उसी को यहाँ पे इलेबोरेट किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही मेन चीज़ है जो हमको लगा कि हम लोगों को इसके भीतर ऐड करना चाहिए। इसके साथ देखते हैं और अगर कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को डिस्कस करना था। ये तो हम लोग सारा देखे हुए थे, क्वेश्चन ये भी सब देखे हुए थे, टाइम लिमिट। अच्छा, ये वाला सवाल का जवाब दीजिए, भले ही हम लोग डिस्कस किए हुए थे। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को फाइनल डिसीजन आईओ के रिपोर्ट मिलने के कितने दिन के भीतर इशू करना रहता है। बिल्कुल मैं ग्रुप में भेज दूंगा मुकेश जी, ग्रुप में भेज दूंगा, कोई चिंता नहीं है। कितने दिन के भीतर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को फाइनल डिसीजन देना रहता है, कितने दिन के भीतर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को फाइनल डिसीजन देना रहता है। ये हम लोग यहाँ पे दिए थे, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का फाइनल डिसीजन कितने दिन के भीतर दिया जाएगा, आफ्टर या विद इन 3 मंथ्स। बिल्कुल अभिजीत जी, 30 दिनों के भीतर नहीं मधुस्मिता जी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को जो अपना फाइनल ऑर्डर है उसको 3 महीने के भीतर देने का आवश्यकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे छोड़ दिया जो मैंडेटरीली हमको ऐड करना है। ठीक है, जब आप एज आईओपीओ काम करिएगा, रूल 14 का GID 22 इसमें बताया गया, सुन लीजिए, रूल 14 का GID 22 में बताया गया, द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स अपॉइंटेड एज इंक्वायरी ऑफिसर are relieved from their normal duties for a period up to 20 days in 2 spells for completion of inquiry in full time basis and submit the report। तो अगर मैं किसी को आईओ बना रहा हूं, ठीक है, अगर किसी को आईओ बनाया जाता है तो उनको 20 दिन का छुट्टी दिया जाएगा, 20 दिन का छुट्टी दिया जाएगा 2 स्पेल में, ताकि वो अपना इंक्वायरी को टाइमली कंप्लीट कर पाए। याद रहेगा, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम इस नोट को ऐड कर देंगे, नोट में हम ऐड कर देते हैं लीव ऑफ 20 days in 2 spells for IO to complete इंक्वायरी इन टाइम, है ना। तो ये कहाँ पे बताया गया, हमने नहीं बोला, रूल 14 GID 22। ठीक है, यहाँ पे आपका बताया गया है, क्लियर है, मैं नोट में ऐड कर दिया हूँ,
यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर नहीं था जिस कारण से आपको दिख नहीं रहा है, बट मैं नोट पे आपका ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमको लगता है हम लोगों को जानने का आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मोटा मोटी जो सीसीए रूल है उसको थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो छूटा हुआ था उसको भी डिस्कस कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोगों का क्लास रहेगा, कल हम लोगों का क्लास नहीं, क्लास तो बाद की बात है, क्लास तो रहेगा ही रहेगा। साथ में आपका क्या रहेगा, एग्ज़ाम भी रहेगा सीसीए का। तो आप बाकी सीसीए जितना हो सकते हैं पढ़िए और उसके बाद एग्ज़ाम को अटेंड करिए। पीडीएफ को मैं सेंड कर देता हूँ, वीडियो में अभी विद इन हाफ एन आवर, 1 घंटे के भीतर मैं इसको वीडियो को ना अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि अभी क्लास ख़त्म हो जाएगा तो मैं तुरंत आपको अपलोड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो अच्छा, साथ में और एक बात, जो हमारा और एक टीचर जो है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनके उनसे आप लोग कैसा, क्लास कैसा चल रहा है उनका, पहले ही बताइए। क्लास उनका अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है? आप संतुष्ट हो, आधा संतुष्ट हो, पूरा संतुष्ट हो, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो? फ्रीली आप बता सकते हैं। चलिए, विशाल बताया नाइस, बाकी और कोई? मुकेश जी बोल रहे हैं कि उनको पूरा कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है। और बताइए बाकी लोग।